हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू PW विद्यापीठ नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस। मेरा नाम अनिल पांडे है और मैं आपसे डिस्कस करूंगा PYQs ऑफ बॉटनी। ठीक है, सो बेसिकली PYQ का पर्पस क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़, हमें यह पता चलता है कि 80% जो हमारे सवाल आ रहे हैं वो आते कहां से हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हमारे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है लाइफ क्या होता है, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हमें क्या बताया जाता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं ताकि हमारा क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो जाए। और फिर हम आ जाते हैं कीज पर, हर्बेरियम पर, बोटैनिकल गार्डन पर, जूलॉजिकल पार्क्स पर, यानी वो चीजें जो हमें क्लासिफिकेशन करने में मदद करती है ना। तो ये तो हो गए टॉपिक्स पूरे चैप्टर के, मगर इनमें से सवाल ज्यादा कहां से आता है, कम कहां से आता है, ये हमें आइडेंटिफाई अगर करना हो तो सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनसे हम पता लगाते हैं कि 80% हमारे सवाल बनते कहां से हैं। ठीक है, और अगर हमें 80% सवाल बनाने आ जाएंगे तो समझिए कि बाकी के 20% क्वेश्चंस हम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से बना सकते हैं, है ना। तो यानी हमारा एक अप्रोच रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उनको सॉल्व करें, उनके एक्सप्लेनेशंस देखें और साथ में एनसीईआरटी पढ़ते जाएं, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप, वहां पर उन क्वेश्चंस को अप्लाई करें, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है और वो है लिविंग वर्ल्ड, राइट। चलो, तो सबसे पहला हमारा सवाल है contrasting characteristics generally in a pair used for identification of animals in taxonomic key are referred to as। तो देखिए, सबसे पहले आपने यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को अगर आपने पहले भी किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपका सही है गलत है, और एक बार मैं उसको छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको, तो वो काम हो जाएगा। तो जैसे यहां पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, की के बारे में, है ना, की के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो की है, ये की अगर बात करें तो की होता क्या है, तो की एक बुकलेट है, ठीक है, एक क्या है, बुकलेट है। लेट सपोज मैंने एक की प्रिपेयर करी, तो बेसिकली एक बुक है। अब दो तरह की बुक्स हो सकती हैं, एक थ्योरेटिकल बुक हो सकती है जैसे आपकी एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी में कैसा रहता है, जैसे मान लो कि फबेसी फैमिली आपने पढ़ा, तो फबेसी फैमिली के कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं, है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दिए हैं, रिप्रोडक्टिव यानी फ्लोरल कैरेक्टर्स दिए हैं। तो मान लो कि वेक्सलरी एस्टिवेशन आपको दिया गया है कि वेक्सलरी एस्टिवेशन कहां मिलता है, फबेसी फैमिली में मिलता है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है एनसीईआरटी में, है ना। तो ऐसी किताबें जो आपको डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन दे देती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल बुक्स। मगर यहां पर जिस किताब की हम बात कर रहे हैं, इस किताब को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल बुक। ठीक है, ऐसा क्यों बोला, यहां पर हम आपको देंगे, यानी जो टैक्सोनॉमिस्ट है, जो क्लासिफिकेशन करना चाहता है, जो आइडेंटिफिकेशन करना चाहता है, उसको हम ये मौका देंगे कि आप खुद क्लासिफाई कीजिए। जैसे याद करो, बचपन में हम लोग मैथ्स की किताब पढ़ते थे, एक होता था थ्योरी बुक, है ना, जहां पर कॉन्सेप्ट्स होते थे, फॉर्मूला होते थे, है ना, सारी थ्योरीज होती थी, और एक होती थी प्रैक्टिस बुक, है ना। तो प्रैक्टिस बुक में आपको करना होता था काम, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो की है, ये की ऑथर बोल रहा है कि मैं आपको काम करके नहीं दे रहा हूं, आप अगर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ की। कैसे, मान लो आप गए मार्केट में, आपको एक पेड़ मिला, ठीक है, दाल वाली किसी भी फैमिली का एक पेड़ इमेजिन करो, ठीक है। अब यहां पर तुमने उसकी पहली पेज खोली, लेट सपोज वहां पर दिया हुआ है कि फ्लावर प्रेजेंट
बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उसमें से एक कैरेक्टर लिखा हुआ है फ्लावर प्रेजेंट फ्लावर एब्सेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे एक ही कैरेक्टर को मैंने 2 बार लिखा है कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पर ये जब लिखा है, अब इसमें देखो फ्लावर प्रेजेंट है अगर, तो उसके बाद लिखा हुआ है गो टू पेज 26, और अगर फ्लावर एब्सेंट हो तो गो टू पेज 4। फ्लावर एब्सेंट कहां होता है याद करो, एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में, है ना। और फ्लावर प्रेजेंट कहां होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से अपने, एंजियोस्पर्म। तो ये जो एंजियोस्पर्म है यानी एंजियोस्पर्म्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां पर प्रेजेंट है, 26 पेज नंबर पर। अब 26 पर जब आप आओगे, 26 पेज पर आए, है ना, पेज 1 से पेज 26 आए। अब यहां पर फिर से बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, मगर लेट सपोज हमारे पास जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो है वेक्सलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट, वेक्सलरी एस्टिवेशन एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो वो कह रहा है कि अब पेज नंबर 29 पे चले जाइए, और अगर प्रेजेंट है तो यानी वो जो पेड़ आपको मिला है जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते थे, वो पेड़ कौन सा, किस पेड़, किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, फबेसी फैमिली। एक बात, ये जस्ट एक एक रिव्यू है कि इस तरह का कंडीशन हो सकता है। एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो की होता है ना, ये कैसा होता है, स्पेसिफिक फॉर अ कैटेगरी। जैसे मैंने ये जो की लिखा है आपके सामने, ये फैमिली के लिए है, तो किंगडम के लिए अलग की होगा, ठीक है। मान लो आप कोई प्लांट है, उसका किंगडम, मतलब मान लेते हैं प्लांट किंगडम है, उसका डिवीजन आपको पता लगाना है, तो डिवीजन के लिए अलग की होगा, ठीक है। फैमिली के लिए अलग की, क्लास के लिए अलग की, ऑर्डर के लिए, जीनस के लिए, स्पीशीज के लिए, हर कैटेगरी के लिए एक अलग स्पेसिफिक की होती है, ठीक है। तो ये जो की है ये किसके लिए है, फैमिली के लिए। यानी इस की को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि जो पेड़ आपके हाथ में है, जिस पेड़ को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो पेड़ किस फैमिली को बिलोंग करेगा। तो यहां पर हमें पता चल गया कि वो जो पेड़ आपको मिला है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, फबेसी। तो इसमें आपने क्या किया है, हर पूरे बुक में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कैरेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें से देखिए दो दो आपके स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, फ्लावर प्रेजेंट फ्लावर एब्सेंट। अब यहां पर देखो ये जो है ये कैसा है, कॉन्ट्रास्टिंग है ना। तो इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कपलेट, कपलेट। और इसमें से एक स्टेटमेंट को हम क्या कह देंगे, लीड। एक स्टेटमेंट को हम क्या कह देंगे, लीड। तो एक आपका पॉजिटिव लीड आ गया, एक आपका नेगेटिव लीड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक क्या हो गया, टैक्सोनॉमिकल एड हो गया, जिसकी मदद से तुमने एक पेड़ को आइडेंटिफाई किया कि वो पेड़ कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, फबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि की जो है इट इज स्पेसिफिक फॉर अ कैटेगरी। तो देखिए जब भी हम लोग कभी भी कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ आप क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिए, उससे रिलेटेड क्या क्या और सवाल बन सकते हैं। अब की से रिलेटेड क्या क्या सवाल हमने देखा, एक तो वो स्पेसिफिक होता है हर कैटेगरी के लिए। दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कपलेट। और एक स्टेटमेंट को वहां पर नाम क्या देंगे, लीड, ठीक है। और ये इसकी मदद से हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म का। तो यानी ये टैक्सोनॉमिकल एड का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरी आखिरी बात कि ये कैसी किताब होती है, इट इज नॉट अ थियोरेटिकल बुक, इट इज एनालिटिकल इन नेचर, ठीक। तो यहां पर जो हमारा जो सवाल था उसमें बोला गया था कि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं पेयर में, उनको हम क्या कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कपलेट, राइट। चलिए अगला सवाल ये है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये आज की डेट में हमारे नीट एग्जामिनर्स का फेवरेट पैटर्न है, मैच द फॉलोइंग, है ना। ये आसान क्वेश्चन को लेंदी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग आप बहुत सारे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके करंट पैटर्न ऑफ एग्जाम में। तो इस सवाल को अटेम्प्ट करिए। चलिए ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करके फिर, है ना, सॉल्व करके और फिर एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, हर्बेरियम, हर्बेरियम
क्या है, हर्बेरियम एक हर्बेरियम हाउस एक जगह होती है जहां पर बहुत सारे हर्बेरियम शीट्स रखे होते हैं और उन हर्बेरियम शीट्स पर चिपके होते हैं क्या, प्लांट्स। छोटे प्लांट्स होंगे तो वो अटैच होंगे, अगर बड़ा पेड़ होगा तो बरगद का पेड़ तो लगा नहीं सकते शीट पर, तो वहां पर बड़े पेड़ों के छोटे छोटे हिस्से जो हैं हम हर्बेरियम शीट्स पर माउंट करके उनको वहां पर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो हर्बेरियम हाउस होता है ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स को रखते हैं, कहां पर, शीट्स के ऊपर, राइट। तो अगर इसको मैं मैच करा दूं, बचपन में जैसे हम लोग करते थे ना, हर्बेरियम को खोजा कहां पर, ये की जो है अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जहां पर भी कैरेक्टर्स और उनके ऑल्टरनेट्स हमें मिल जाएं और उसकी मदद से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें, तो ऐसे बुक को हम क्या कहते हैं, की। तो हर्बेरियम एक जगह हो गया, की एक बुक हो गई, म्यूजियम एक अगेन जगह है जहां पर हम प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, मतलब वो अब जिंदा नहीं है, प्रिजर्व कर रहे हैं हम लोग वहां केमिकल्स की मदद से। और इनको जब आप जैसे याद करो बचपन में आपको ले जाते थे म्यूजियम्स, तो म्यूजियम्स जब आप जाओगे तो वहां पर आप जब एक ऑर्गेनिज्म देखोगे, या सबसे सिंपल म्यूजियम कौन सा है, आपने स्कूल में जो लैब्स देखे थे बायोलॉजी के, वहां पर आपने देखे थे कि एनिमल, छोटे छोटे एनिमल जो हैं वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के अंदर रखे होते हैं। ठीक है, जो म्यूजियम्स होते हैं वहां पर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, स्टफ्ड एनिमल्स, है ना, तो अलग अलग तरीके के कलेक्शंस रखे होते हैं जो हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली। ठीक है, तो यानी अगर आप एक बच्चे को लेकर जा रहे हो तो दिस विल बी फन फॉर हिम और हर, कि वहां पर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है ये क्यूटल फिश है, ये जो है ये एक मोलस्क, मतलब ये इसमें ये कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में मदद करता है, यानी एक तरह का टैक्सोनॉमिकल एड है। कैटलॉग अगेन एक किताब है, एक इंडेक्स किताब है, जैसे कि हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं या आप, है ना, किसी एक पर्टिकुलर कोटा में रहते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एक लोकेशन पर मिल रहे हैं, कौन कौन से लोग आपको एक लोकेशन पे मिल रहे हैं। जब सबको मैच करा देंगे तो यहां पर जो अपना ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने अभी अभी कुछ देर पहले सीखा था, हर्बेरियम हाउस है जहां पर हर्बेरियम शीट्स रखे होते हैं, पेपर साइज, एक पर्टिकुलर साइज के पेपर्स जो हैं वो रखे होते हैं और उन पर क्या माउंटेड होते हैं, पेड़ चिपके मिलेंगे आपको उनमें। उन शीट्स को जब आप निकालोगे तो उन पेड़ के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, हो सकता है सीड्स, है ना, ये आपको उस पेपर पर मिल जाएं। तो यानी आप किसी पेड़ को, अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास, मान लेते हैं आपके शहर में कौन से पेड़ हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपने शहर के बोटैनिकल गार्डन जाइए और वहां पर हर्बेरियम हाउस चले जाइए। वहां हर्बेरियम हाउस में आप धीरे धीरे करके, अगर आप मान लेते हैं वीक में आपने 3 हर्बेरियम शीट्स भी देख लिए, तो यानी आपको एक हफ्ते के अंदर 3 पेड़ आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे। ठीक है ना, कौन सा चाइना रोज का पेड़ है, कौन सा रोज का पेड़ है, ये हमें आइडेंटिफाई अगर करना है तो एक बहुत जबरदस्त एक क्विक रेफरल सिस्टम का काम करता है, कौन सा, हर्बेरियम शीट, राइट। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि हर्बेरियम शीट में किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो देखिए, हर्बेरियम शीट कुछ ऐसा है ना, मेरे डायग्राम पर मत जाइएगा, है ना, डायग्रामेटिक व्यू बहुत खराब है, बट स्टिल यहां पर मैंने आपको एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है और ये देखिए राइट हैंड लोअर कॉर्नर में आपको एक लेबलिंग मिल जाएगा। इस लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, इस पेड़ के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहला, डेट, कब कलेक्ट किया था आपने इस चीज को, कहां से कलेक्ट किया, लेट सपोज आपने अपने शहर से कलेक्ट किया तो आपने उस सिटी का नाम या उस सिटी में स्पेसिफिक जगह का नाम लिख दिया। इसके अलावा इस पेड़ के नाम हो सकते हैं, एक इसके वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज, दूसरा इसका इंग्लिश नेम और तीसरा ऑफ
कोर्स बोटेनिकल या साइंटिफिक नोमेनक्लेचर यहां पर हम लिख सकते हैं, जो कि जनरली बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है। अगली बात है फैमिली ऑफ प्लांट। देखिए फैमिली ऑफ प्लांट की अगर मैं बात करूं तो अब ये लेट्स सपोज जैसे अभी हमने कुछ देर पहले आइडेंटिफाई किया था कि वो पेड़ किसका था, दाल वाली फैमिली का पेड़ था। और दाल वाली फैमिली का जो पेड़ था वो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा था, फबेसी सब फैमिली होती है, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग कर रहा था। तो यहां पर हम यहां पर चाहें तो सब फैमिली का नाम लिख दें या फिर फैमिली का नाम लिख दें। और फाइनली आपने इतनी मेहनत करी है तो अपना नाम भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक। तो ये जो है रिलेटेड डेटा है जो आपके हर्बेरियम शीट से आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि यहां पर हर्बेरियम में प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके शीट पर अटैच कर दिया जाता है। इसके अलावा क्विक रेफरल सिस्टम है, यानी आपको बहुत जल्दी से आप यहां पर है ना, किसी भी पेड़ का लीफ कैसा होता है, किसी भी पेड़ का रूट सिस्टम कैसा है, किसी स्टेम कैसा है, ब्रांच्ड है अनब्रांच्ड है, फ्लावर का एक आपको एक रफ आइडिया लग जाता है। तो इसको देखकर जब आप बाहर निकलोगे हर्बेरियम हाउस के तो हो सकता है कि आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। और इसको फिर जब ये हर्बेरियम शीट हम प्रिपेयर करते हैं, जो लोग भी प्रिपेयर करते हैं, इस हर्बेरियम शीट को डिपॉजिट कर दिया जाता है कहां पर, हर्बेरियम हाउस में। और ऐसे नहीं कि रैंडमली उसको रख दिया, वहां पर जो एक प्रॉपर तरीका होता है, यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि लगभग इंडिया में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है। इवन जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उन सब में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है, ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये अडॉप्ट किया जाता है हर्बेरियम शीट को रखने में, ठीक है। चलो अगला सवाल, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। ये 4 स्टेटमेंट्स है आपके सामने, इसमें से कौन से 2 सही हैं ये आपको बताने हैं। चलिए, आई होप सबने बना लिया होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर जो पहला सवाल है, पहला स्टेटमेंट है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज was given by अर्नस्ट मेयर। बिल्कुल सही बात है, स्पीशीज की सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है वो दी थी किसने, अर्नस्ट मेयर ने। इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है जब आपका जो यूनिट है ना, क्लासिक टैक्सोनॉमी वाला, उस यूनिट के सबसे स्टार्टिंग में आप जाओगे तो वहां पर आपको अर्नस्ट मेयर के बारे में कुछ बातें पता चलेंगी। तो इनकी जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात थी वो थी क्या, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी 2 लोग जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी बना सकते हैं, और वो जो प्रोजेनी बनेंगे वो बाकी दूसरे स्पीशीज के प्रोजेनी से जेनेटिकली एज वेल एज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहेंगे। यानी 2 अलग स्पीशीज के लोग आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इस वजह से उनके बीच में कभी भी डीएनए का एक्सचेंज नहीं होगा। तो 2 अलग स्पीशीज हमेशा रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यानी सेपरेटेड, और जेनेटिकली आइसोलेटेड यानी दोनों का डीएनए भी कैसा रहेगा, सेपरेट होगा। देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ डीएनए बिटवीन 2 स्पीशीज। तो ऐसी बातें किसने कही थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में कही गई थी, किसने कही थी, अर्नस्ट मेयर ने, राइट। इसके बाद फिर फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेकार बात है ये, ठीक है ना। फोटो पीरियड ऑब्वियस सी बात है कि लाइट का ड्यूरेशन या डार्क पीरियड का ड्यूरेशन वो अफेक्ट करता है बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर के फॉर्मेशन में, है ना। याद करिए आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चैप्टर पढ़ा था, मतलब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप के पेड़ होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स ये दोनों ही प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं किस पर, लाइट पीरियड और डार्क पीरियड पर, ठीक है ना। और जो डे न्यूट्रल प्लांट्स है सिर्फ वही ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर फोटो पीरियोडिज्म का असर नहीं पड़ता, बट बाकी जो पेड़ हैं दे आर अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट को हम लोग क्या देखिए, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पूरे प्लेनेट पर, सीजनल ब्रीडर्स और
पूरे हर टाइम जो ब्रीड करते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जैसे कि डॉग, कैट, है ना, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, तो ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही आप देखोगे रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो यहां पर जो सीजन, जितने भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, उनको पता कैसे चलता है कि उनका मेटिंग सीजन आ गया है, उनके रिप्रोड्यूस करने का सीजन आ गया है, लाइट पीरियड से, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये कंडीशन। तो यहां ये तो गलत हो गया भैया, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट, ये गलत है। डज अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, बिल्कुल बेकार बात है ये किसने दिया था याद करो, लीनियस अंकल ने दिया था। लीनियस ने ये बात कही थी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था, ठीक है ना, बहुत अच्छे से इनकी दो किताबों में। अगला स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, सिनोनिमस मतलब क्या हो गया, दोनों का मतलब मोर और लेस सेम है। क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल है और ये डिवाइड करता है, और जब ये डिवाइड करता है तो दो बैक्टीरियल सेल बनाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को आपसे मैं पूछूं कि बेटा ये क्या हुआ है, तो आप बता दोगे कि अरे सर ये तो बाइनरी फिजन दिख रहा है हमें बैक्टीरिया का, है ना, याद करो ई कोलाई डबल कर गया। तो ये जो बाइनरी फिजन हुआ है, ये क्या कहेंगे इसको हम लोग, इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर इसको हमने कहा कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। मगर ग्रोथ की डेफिनेशन जब हम लोग बोलते हैं, इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, नंबर, है ना, साइज, वॉल्यूम, थिकनेस। तो यहां पर आप देखोगे कि सेल का नंबर भी बढ़ा है, पहले एक सेल था अब दो सेल्स हैं। तो यानी इस चीज को हम ग्रोथ बोले या फिर रिप्रोडक्शन बोले, दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम। यानी ये क्या कहलाएगा, म्यूचुअली इंक्लूसिव कैरेक्टर्स, या फिर सिंपली सिनोनिम्स, है ना। तो यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही चीजों का मतलब सेम होता है, किस केस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। डन है। तो यहां पर कौन कौन सी चीजें सही हो गई भैया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ये दोनों सही हो गए, हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, बिल्कुल बढ़िया चीज। यहां पर देखिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं कि हमारा जो लाइफ का जो कंडीशन स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है ना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, है ना। तो लाइफ का जो यहां पर देखिए बेसिक यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, सेल, है ना। यानी बिना सेल के हम लाइफ को, यानी अगर आपको लाइफ के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चाहिए तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराने के लिए हमें जो फंडामेंटल यूनिट लगती है वो कौन सी है, सेल। मगर अगर हमसे पूछा जाए कि स्टार्ट कहां से हुआ था ये सब कुछ, यहां से, ठीक है ना। और प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है ये ऑब्वियस सी बात है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, राइट। चलिए आगे आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखो सबसे पहली बात यह है कि बोला जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जैसे रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, यहां पर थोड़े एक्सेप्शंस आ सकते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, देखिए रिस्पॉन्सिवनेस टू टच का कंडीशन क्या होता है, कॉन्शियसनेस बेसिकली, ठीक है। तो बट कॉन्शियसनेस अलग अलग लेवल की होती है, याद करिए इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ आर प्लैनेट, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है हमारे प्लैनेट पर सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग है। जैसे मैं आपको
टच करूंगा तो आप उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। आप मान लेते हैं कि आम के पेड़ को टच कर रहे हो तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट को टच कर रहे हो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। आप किसी डॉग को टच कर रहे हो, इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो यानी यहां पर जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पैटर्न होते हैं रिस्पॉन्स करने के, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिवनेस सिर्फ टच के लिए नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग चीजों के लिए हो सकती है, ठीक है ना। तो जब हम लोग कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हैं तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया कि एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई में अकेले टच नहीं है, और भी चीजें यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर ये दिस कैनॉट बी द सोल फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश द टू थिंग्स। यहां पर जो अगला है इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, है ना। इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन होता है, कभी कभी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का केस हम देखते हैं, बट ये हम लोग बिल्कुल जनरलाइज कंडीशन में देख रहे हैं कि एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन और साथ में प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होना, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से क्या करता है, बिल्कुल सेपरेट कर देता है। क्योंकि याद करिए जो नॉन लिविंग मैटर है वो कभी भी इवॉल्व तो करेगा नहीं है। मान लो ये मार्कर है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका इवोल्यूशन नहीं होगा अपने आप, है ना, सेल्फ इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट सिर्फ किसका फीचर है, ऑर्गेनिज्म का फीचर है। ये अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अपने आप। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए, ठीक है ना। याद करिए कोमा पेशेंट्स को हम लोग क्या डिस्प्यूटेड क्यों मानते हैं। कोमा पेशेंट्स का केस, कोमा पेशेंट का केस डिस्प्यूटेड इसलिए होता है बिकॉज मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, तो हम तो बोलेंगे अरे भाई मेटाबॉलिज्म चल रहा है यानी कि जिंदा है। मगर याद करिए क्या वो चीजें अपने आप हो रही हैं या तुम्हें एक सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जिंदा रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी हम इंटरैक्ट नहीं कर पाते अपने एनवायरनमेंट से तो वहां पर एक क्वेश्चन अराइज करता है कि आर वी स्टिल लिविंग। क्या हमारी चीजें जो हैं क्या वो हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट हैं या अब आर्टिफिशियल मीन से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये सेकंड हो गया इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। दिस मेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सेपरेट फ्रॉम नॉन लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए हर सवाल की एक कीमत है ना। तो जैसे हर सवाल की एक कीमत है, तो जैसे ये जो सवाल हम लोग कर रहे हैं मुश्किल से मुश्किल ये 10 सेकंड से 15 सेकंड, वो भी सिर्फ जो पढ़ने में समय लगेगा वो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। बिल्कुल आसान चीजें हैं, जैसे कि यहां पर कुछ बैक्टीरिया, एल्गी, ग्रीन प्लांट सेल्स, ये सब क्या बना सकते हैं, ये सब बेसिकली क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, राइट। तो अब जैसे यहां पर कार्बोहाइड्रेट, अब जैसे मान लो ये बैक्टीरिया, तो सम बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सम बैक्टीरिया कौन से आ गए, सम बैक्टीरिया कौन से आ गए, यहां पर सम बैक्टीरिया यहां पर कौन से आ गए, जैसे आपके बीजीए हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर आपका जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गए। तो ये सभी बैक्टीरिया जो हैं ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। एल्गी आप जानते ही हो, ग्रीन प्लांट सेल्स आप जानते ही हो। देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। भैया मून पर क्यों नहीं है लाइफ, पहला एटमॉस्फेयर नहीं है, दूसरा पानी नहीं है। तो यहां पर देखो आप समझिए कि पानी अवेलेबल नहीं है, और हम जानते हैं कि कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, द बेस मटेरियल, द बेस
मतलब समझिए ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मगर इसके बिना आप जब कॉलेज जाएंगे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहली बायोकेमिस्ट्री जो आपको सिखाई जाएगी वो होगी पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स, पानी की प्रॉपर्टीज। वो जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है पूरा, वहां पर आप उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल आपको पढ़ाया जाएगा बायोकेमिस्ट्री में वो होगा क्या, पानी के बारे में, ठीक है ना। पानी की प्रॉपर्टीज समझनी बहुत जरूरी है, तभी हम लोग बायोमॉलिक्यूल का जो पैटर्न है, जो कैरेक्टर है, वो समझ पाते हैं ठीक से, ठीक है। तो बिना पानी के कोई मेटाबॉलिज्म नहीं, और मेटाबॉलिज्म नहीं तो लाइफ नहीं। चलिए अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स इज टू। देखिए, चाहे आप हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे इवन वायरसेस हो, ठीक है, तो जिसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, और अपने जैसे ही लोग और बना सकता है। हम बोलते हैं ना, लाइक बेगेट्स लाइक डॉग, डॉग बनाएंगे, कैट्स कैट बनाएंगे, ह्यूमंस ह्यूमन बनाएंगे, ठीक है। वायरस रिप्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ अपनी कॉपी बढ़ा देता है, एंड फॉर दैट इट रिक्वायर्स होस्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या कि यार कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस अगर उसके पास जेनेटिक, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल, मैं भी क्या बोलता हूं, तो मान लेते हैं यार एक जेनेटिक मटेरियल है, और उस जेनेटिक, वो सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा पूरा प्लैनेट पर जितनी बड़ी भी डाइवर्सिटी है, वो पूरी डाइवर्सिटी कौन कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। आज की डेट में जो हम इवॉल्व हो पाए हैं वो किसकी वजह से, जेनेटिक मटेरियल। जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है वो किसकी वजह से, जेनेटिक मटेरियल। यानी यू थिंक लाइफ, यू थिंक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी लिविंग सिस्टम का, वो होता है क्या, उसका जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन कहां है, अच्छे हो खराब कैरेक्टर्स हो, कोई से भी कैरेक्टर मान लीजिए, वो कैरेक्टर कहां पर कोडेड है, आपके डीएनए पर। हाँ जी, होम्योस्टैसिस, बचपन से हमने सुन रखा है ये टर्म। तो होम्योस्टैसिस आपने सुना है, और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज होम्योस्टैसिस, इट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज, सिंपल, ठीक है। तो व्हाट इज होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस इज टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, ये आपको दिख भी रहा है, ठीक है। मतलब बाहर कुछ भी हो जाए, मैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करूंगा, एंड इफ आई फेल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस, दैट कैन रिजल्ट इन लीथल कंडीशंस, ठीक है। जैसे आपका टेम्परेचर है ना, अब यहां पर अगर मैंने एसी मान लेते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ 18 डिग्री सेल्सियस, क्या मेरे बॉडी का टेम्परेचर भी 18 डिग्री सेल्सियस होने से काम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्योंकि अगर मैंने अपने शरीर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो मेरे एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो एंजाइम्स कौन से टेम्परेचर पर सबसे ऑप्टिमम काम करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यानी अगर आपने अपने टेम्परेचर को बदल दिया, आप नहीं रहे। आपने अपने बॉडी फ्लूइड्स के पीएच को बदल दिया, नहीं रहे। सैलिनिटी चेंज कर दी, खत्म। तो यानी यू कैन नॉट चेंज योर इंटरनल एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। तो you will have to maintain a constant condition in order to maintain the complete metabolism in a very smooth manner, ठीक है ना। तो यहां पर होम्योस्टैसिस जो है, इट इज टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। अगला, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चारों में से कोई एक शब्द भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बट बीइंग अ ह्यूमन, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
तो चलो पहले इनके बारे में सीखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहां पर यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, यूजेनिक्स और एथनोलॉजी, इनके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि लेट स्टार्ट विथ यूथेनिक्स। यूथेनिक्स क्या होता है? यूथेनिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ह्यूमन पर उसके एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है, इस चीज को यूज करके हम उस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेट सपोज मुझे गर्मी में काम करना पसंद नहीं है, ठीक है, ये गर्म है अगर कहीं पर, तो लेट सपोज मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जा रही है, तो अगर मैं वहां पर एसी लगा लूं तो मेरी एफिशिएंसी कैसी रहेगी? मेंटेन। ठीक, या फिर लेट सपोज हर 5 घंटे पे मुझे कैफीन चाहिए, अदरवाइज मेरा जो डोपामीन लेवल है वो डोपामीन लेवल नीचे आने लगेगा, जिसकी वजह से आई में फील लो, फील टायर्ड, है ना, वो विगर नहीं आएगा। तो अब लेट सपोज अगर मुझे पता है कि हर 5 घंटे पर अगर मैं एक कॉफी ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहां पर अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को समझ लूं कि कौन से एनवायरनमेंट में मैं बेस्ट इंप्रूव्ड वर्जन की तरह काम करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल अपग्रेड मी। और सोचो अगर हम यही काम एक पूरे ह्यूमन रेस के लिए कर पाए तो ये से क्या होगा, ह्यूमन जो रेस है वो कैसा होगा? एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो आप देखिए जैसे आजकल आप देखते हो आपके घर में आपके पेरेंट्स जो हैं वो इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, भर भर के जो करोड़ों रुपए रख रहे हैं आपके घरों में, तो वो क्यों रख रहे हैं? वो इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको एक सेफ रहने के लिए जगह दी जाए, एक हाइजेनिक जगह दी जाए। अब सोचिए जो लोग जैसे रोड पर हैं, जो बच्चे जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, तो यानी उनका जो सर्वाइवल है, उनका जो इंप्रूवमेंट हो सकता था, जो वो बच्चे की कैपेसिटी जिस कैपेसिटी पे हो सकता है वो काम कर सकता था, हो सकता है कोई रोड पर बच्चा पड़ा है उसका आईक्यू लेवल 187 हो, ठीक है, बट ड्यू टू द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस ही और शी इज नॉट एबल टू गिव अप हिज और हर बेस्ट। तो एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इफ वी इंप्रूव द environment of any human, which results in improving the efficiency of that human, that's euthenics। यानी हम लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करके ह्यूमन को इंप्रूव कर दें, तो ये क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। कमिंग ऑन टू यूफेनिक्स। अब देखिए आपने जो है जब मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो वहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे, है ना, जीन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जीन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो वहां पर आपको लगा होगा यार इनका जो है, अब सोचो अगर जीन्स में ही दिक्कत है तो वो इनहेरिट होकर उनके बच्चों में भी जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ट्रीट करूं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अगर ट्रीट करूं, तो इस साइंस को मैं क्या कहता हूं? यूफेनिक्स, राइट। तो सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस इज नोन एज यूफेनिक्स। तो मान लेते हैं जैसे मैंने आपके सिम्टम्स देखे और मुझे समझ में आया कि यार आप फिनाइल एलेनिन को टायरोजीन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, यानी आपको पीकेयू है, फिनाइल केटोनूरिया है। तो फिनाइल केटोनूरिया अगर मान लेते हैं आपको है, तो मैं आपको आपके डाइट में क्या अवॉइड कर दूंगा? फिनाइल एलेनिन अवॉइड करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको फिनाइल एलेनिन नहीं दूंगा तो देयर इज अ चांस कि वहां पर फिनाइल कीटोन्स वहां क्या नहीं होंगे? एक्यूमुलेट नहीं होंगे आपके बॉडी में। तो वहां पर इस तरीके से लेट्स सपोज मतलब या तो हम एब्सटेन करें कुछ चीजों से, अपने डाइट में इंप्रूवमेंट करें, या फिर उसको मेडिकली ट्रीट करें। तो ये जो है इस कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? यूफेनिक्स। अब आते हैं यूजेनिक्स। देखिए ये रिजेक्टेड थ्योरी है बेसिकली। इसको जो लोग डेवलप कर रहे थे, इसको जो चाहते थे कि ऐसा हो, उनका मानना था कि जो सुपीरियर लोग हैं दे शुड मेट विथ अदर सुपीरियर मेट्स, ठीक है ना। मतलब मान लेते हैं कि लेट सपोज आप कल को डॉक्टर बन गए, है ना, तो आप डॉक्टर तो बन गए, आपका बहुत अच्छा मतलब आप यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी है ना, यू हैव अ गुड आईक्यू। तो अब लेट सपोज तुमने डिसाइड किया
कि यार मैं ब्रेन वाइज तो बहुत अच्छा हूं, बट दिक्कत यह है कि थोड़ा सा बॉडी वाइज मैं वीक हूं, ठीक है। तो लेट सपोज आई शुड मैरी एन एथलीट, है ना। तो तुमने डिसाइड किया कि तुम एक एथलीट से ही शादी करोगे, तो वहां पर अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो बच्चा है उस बच्चे में दोनों के अच्छे जीन्स पहुंचे, है ना। यानी वो बच्चा जो है वो मसल वाइज अपनी लेट सपोज मदर पर गया हो या फादर पर गया हो, और आईक्यू वाइज किसी दूसरे पेरेंट पर गया हो। तो यानी वी आर एक्सपेक्टिंग अ जेनेटिक इंप्रूवमेंट थ्रू सेलेक्टिव मैरिजेस और रिप्रोडक्शन। तो इस चीज में आप जानते हो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। बिकॉज क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे ही लोग हों, है ना, बिल्कुल। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आज अच्छा नहीं है वो आगे भी अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। यू मे फाइंड डिफरेंट, है ना, पैशंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि, है ना, पहले स्टेजेस में थोड़ा सा अपन सुस्त रहते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और क्या पता इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएं कि हो सकता है जो, है ना, अपना जो टॉपर था उससे भी आगे निकल गए, ठीक है, लाइफ में। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो हम लोग इस एक एक पर्टिकुलर डेटा को लेकर शादी नहीं करा सकते, है ना, सोसाइटी के अंदर। तो ये जो है ये बेसिकली अब नहीं है, ये किसी भी सोसाइटी में फॉलो नहीं होता। पहले के सोसाइटीज में फॉलो होता था, या जो जंगलों में जो ट्राइब्स होते थे वो फॉलो करते थे कि क्लोज रिलेटिव्स में शादी करना। याद करिए कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस जो होते थे, मेंडेलियन में आपने पेडिग्री एनालिसिस में जब पढ़ा था, कॉन्सैंग्यूनियस क्लोज मेटिंग। तो क्लोज मेटिंग का पर्पस क्या होता था, ये यूजेनिक्स, है ना। यानी वो मानते थे कि उनका ब्लड बिल्कुल रॉयल है, या उनका ब्लड प्योर है, तो वो किसी दूसरे प्योर वाले इम्प्योर वाले के साथ शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड नाउ अडेज, ठीक। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी इज व्हाट, इट इज अगेन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, है ना। मतलब पूरा ये सब कुछ अगर हम लोग स्टडी करते हैं कि ह्यूमन रेस को कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है, उनकी बीमारियां हट जाएं, ठीक है, वो लोग हेल्दी हो जाएं, ठीक है, एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय बीइंग क्रिएटिव, बाय बीइंग प्रोडक्टिव, बीइंग हार्ड वर्क, ठीक है ना, बीइंग स्मार्ट वर्क। तो ये जो चीजें है ना, जो इंप्रूवमेंट है, ह्यूमन इंप्रूवमेंट जो है, अगर हम उसको स्टडी करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एथनोलॉजी, राइट। तो अब देखिए, अब बात वापस आते हैं सवाल पर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। देखो हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स, ये जो वर्ड है इस पर फोकस कीजिए। हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, वही जो शादी वाला था, है ना, कि हम लोग सेलेक्टेड लोगों के साथ शादी अगर कराएं तो वहां पर जो बच्चे आएंगे, प्रोजेनी आएंगे, वो अपने दोनों पेरेंट के कंपैरिजन में कैसे होंगे, इंप्रूव्ड वर्जन होंगे, ठीक है। तो ये कौन सा कैटेगरी कहलाता है, यूजेनिक्स, ठीक है। ये देखिए यूजेनिक्स, ये, ठीक। चलो आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। इस सवाल की कीमत है 5 सेकेंड। देखिए इसको देखते के साथ आपको बनना चाहिए ये मैंगीफेरा इंडिका लिन, जो आपको पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो पहला देखिए इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना, जीनस नेम और स्पीशीज नेम दोनों इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, और दोनों इटैलिक्स में लिखे हुए यानी ये लैटिन से ओरिजिनेटेड हैं ये नाम, ठीक है, या लैटिनाइज किए गए हैं। और दूसरा ये जो लिन है ये एब्रीविएटेड कंडीशन है किसका, ऑथर का, जिन्होंने ये नाम दिया था। और ऑथर का नेम हम लोग जब टाइप करते हैं तो कैसे करते हैं, रोमन फॉन्ट में करते हैं। तो बेसिकली दो चीजें हैं, पहला है जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, ये इटैलिक्स में लिखते हैं कब, जब हम लोग टाइप कर रहे हैं, ठीक है, इटैलिक्स में लिखते हैं टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, और अंडरलाइन करते हैं अगर वहां पर हम लोग हाथ से लिख रहे हैं। और ऑथर का जो नाम है वो रोमन फॉन्ट में होता है अगर हम टाइप कर रहे हैं, और अगर हाथ से लिख रहे हैं अंडरलाइन नहीं करना है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना है। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। तो आईसीबीएन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए कौन से रूल्स हैं जो फॉलो नहीं करने होते हैं।
तो देखो सबसे पहला है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही बात है। अर्ली स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और लैटिन ध्यान रखिएगा लैंग्वेज है और इटैलिक्स वो फॉन्ट है जिसको हम यूज करके कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट या नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, बेकार चीज है ना, गलत हो गया। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? तो अब देखिए यहां पर चार बातें हैं, पहले आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर जो आखिरी वाला जो स्टेटमेंट है कि बायोलॉजिकल नेम को भी हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, गलत है, ठीक है ना। यहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, लैटिन, क्योंकि लैटिन कैसी है, डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि वो लैंग्वेज जो अब इस्तेमाल में नहीं है, यूज में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो चेंजेस क्यों नहीं आए, क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश हम डेली यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आप देखोगे नए नए वर्ड्स आते रहते हैं हर साल, है ना। लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, एक्सेंट, वर्ड्स, टर्म्स, है ना, बद चेंजेस आते हैं। लैटिन कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो जब यूज नहीं कर रहे तो जैसा वो पहले था वैसा ही आज भी है और वैसा ही आगे भी रहेगा। तो ऐसे लैंग्वेज जिसमें कोई बदलाव नहीं आते, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ऐसे लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, डेड लैंग्वेज। और डेड लैंग्वेज को यूज करने का फायदा क्या है कि कोई बदलाव, कोई चेंजेस आपके साइंटिफिक नेम में कभी भी नहीं आएंगे। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू खत्म हो गए, लिविंग वर्ल्ड में कम पीवाईक्यूज थे, तो मैंने क्या किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लिविंग वर्ल्ड पर दिए हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो आप हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, और बाकी चैप्टर्स में जहां पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं वो हम लोग पीवाईक्यू के डिस्कस कर लेंगे, है ना। इस पूरे सीरीज में विल बी फोकसिंग ऑन द पीवाईक्यूज, बट इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर में मैं आपको ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूं क्योंकि वो वाले कम थे, राइट। चलो चलते हैं, चलो ये वाला करके दिखाओ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। बोथ, है ना। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ जो हैं वो क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ना, जैसे करो आप इतने छोटे थे फिर बड़े होते होते आज की डेट में कितने बड़े साइज के हो गए हो, तो आप जो है एक तो मास आपका इंक्रीज कर रहा है, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो आप एक घर की बात करें, शहर की बात करें, देश की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें। तो ये दो चीजें हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मास में ग्रोथ और नंबर में ग्रोथ। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक। अगला, प्लांट ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल ग्रोथ इन बीइंग। प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो इस लैंग्वेज को समझो। अगर कभी भी ऐसा लिख रहा है प्लांट ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल ग्रोथ इन बीइंग, तो सब ध्यान रखना जो पहले आया है ना उसके बारे में आपको बताना है, दूसरे वाले के बारे में नहीं बताना है। तो पहला वाला दूसरे वाले से अलग कैसे है, ठीक है। कभी कभी हमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है, जैसे जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है तो कभी कभी अपन कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करते मगर लैंग्वेज पढ़ने में, समझने में, एसिमिलेट करने में और आंसर देने में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा प्लांट ग्रोथ एनिमल ग्रोथ से अलग है, क्यों, क्योंकि प्लांट में इनमें से कौन सा मिलता है ये समझ आना चाहिए आपको।
तो सबसे पहली बात, यहां पर डिफ्यूज ग्रोथ कहां पर होता है? एनिमल्स में, पहला कंडीशन। ये कहां होता है? एनिमल्स में। अगली बात, डिटरमिनेट ग्रोथ कहां पर होता है? डिटरमिनेट ग्रोथ ध्यान रखिएगा, ये दोनों जगह होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। यानी प्लांट में ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ इसमें, है ना? तो दोनों जगह मिल रहा है। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, वी कैन नॉट सेपरेट प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। इनडिटर्मिनेट क्या होता है? ये कहां पर मिलता है आपको? ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है? प्लांट्स में। दिस इज व्हाट मेक्स प्लांट ग्रोथ यूनिक। दिस कंडीशन, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मेक्स प्लांट ग्रोथ यूनिक, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का क्या चक्कर है। तो देखो, डिटर्मिनेट का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ प्रेडिक्टेबल है, डेफिनेट है। जैसे याद करिए, आम के पेड़, कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी ले लो, उस आम के पेड़ का हाइट तुम बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा बताओ एवरेज हाइट कितनी होगी, तो आप बताओगे हाँ सर इतनी है ना? यूकलिप्टस, है ना? जैसे याद करिए, वहां पर लिखा था जिम्नोस्पर्म के केस में कि दिस इज द टॉलेस्ट ट्री, सिक्यूआ इज द टॉलेस्ट ट्री इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो यहां पर आप समझिए एक हाइट फिक्स है, तो यानी आप बता सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इतनी हाइट होगी। दिस इज डेफिनेट ग्रोथ, यू कैन प्रिडिक्ट इट, ठीक है? नंबर ऑफ सेपल्स, जैसे मान लेते हैं कि आप फबेसी फैमिली देख रहे हो, तो वहां पर नंबर ऑफ सेपल्स कितने हो जाएंगे? 5, फिक्स है, पहले से बता सकते हो। फ्लावर बना भी नहीं था, उससे पहले बता दिया तुमने कि कितने बनेंगे। तो डेफिनेट ग्रोथ कौन सा होता है? जिसको आप प्रिडिक्ट कर पाओ, जिसको आप एक बता पाओ पहले से, है ना? प्री डिटरमिन्ड हो जो चीज, उसको हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट क्या होता है? जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जो नहीं पता, मुझे नहीं बता सकता मैं। अब जैसे मान लो एक छोटा पेड़, उसमें 5 पत्ते निकले हैं, 20 साल बाद कितने पत्ते निकलेंगे? गेस कर सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल। कितने ब्रांचेस बनाएगा वो? नॉट पॉसिबल। कितने फ्लावर्स? तो कोई भी चीज, कोई भी ऐसा ग्रोथ पैटर्न जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ग्रोथ पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट और इनडेफिनिट ग्रोथ, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन बीइंग। देखो फिर से वही लैंग्वेज है, तो देखिए, समझिए और बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी भी कुछ बताई थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होता है? सेम बात, सिनोनिम होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम चीज होता है। जबकि अगर हम मल्टी सेलुलर के केस में आते हैं, मल्टी सेलुलर के केस में आते हैं, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग चीजें होंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली इंक्लूसिव। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली इंक्लूसिव। और उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली इंक्लूसिव। और इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना? अलग चीजें हैं यहां पर, और यहां पर सेम चीज है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहां क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ और म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज, राइट? चलो आगे चलते हैं। इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच देखिए, सॉल्व कीजिए। चलो, इनकरेक्ट मैच की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे फंजाई, फंजाई जो है वो क्या कंडीशन है? वहां पर ए सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि आप बता सकते हैं, कोनिडिया हो गया, है ना? स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए, ठीक है? तो यहां पर ये क्या है? ए सेक्सुअल स्पोर्स या फिर माइटोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है कौन? फंजाई। ऑब्वियस सी बात, सही बात है। यीस्ट बडिंग करता है, हम सभी ने देखा है ना? याद करिए, जब फर्मेंटेशन करता है तो वहां पर उस टाइम पे वो क्या कर रहा होता है? बडिंग। तो बडिंग स्टेज में
बडिंग स्टेज में जब वो टोरुला स्टेज बना रहा होता है तब वो क्या करता है, फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से कर पाता है यीस्ट। ठीक है, तो चलिए प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस की बात करते हैं। याद करिए मॉसिस का जो गैमेटोफाइट होता है वो दो स्टेज शो करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहां पर। तो जो पहला जुवेनाइल जो बचपन वाला स्टेज होता है गैमेटोफाइट का, वो कैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज। और जब वहां उस प्रोटोनिमा से बड फॉर्मेशन हो और उस बड से फिर लीफी स्टेज बनता है तो वो होता है उसका मैच्योर या फिर लीफी स्टेज। तो यहां पर जो प्रोटोनिमा ऑफ मॉस है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये क्या करता है, फ्रैगमेंटेशन करता है। वो जो थ्रेड जैसा है ना, प्रोटोनिमा मतलब क्या हो गया, नीमा मतलब क्या होता है, थ्रेड, प्रोटो मतलब क्या हो गया, इनिशियल। तो यहां से ये जो है ना, ये ऐसा ब्रेक कर सकता है, फ्रैगमेंटेशन कर सकता है। थ्रेड है ना, तो थ्रेड ब्रेक कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी सही है। वर्कर बी, वर्कर बी, वर्कर बी पार्थेनोजेनेसिस नहीं कर सकता। ठीक है, वर्कर बी पार्थेनोजेनेसिस नहीं कर सकता, यही इनकरेक्ट मैच है। बेचारी जो वर्कर बी है ना, ये एक फीमेल है बट स्टेराइल फीमेल है। कैसी फीमेल है, स्टेराइल फीमेल है, ये गैमीट नहीं बना सकती। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि अगर हम फीमेल गैमीट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दें, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो जब यार तुम फीमेल गैमीट ही नहीं बना पाए तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनाओगे, तो आपको इसीलिए कहा गया है क्या, स्टेराइल। तो वर्कर बी कैन नॉट फॉर्म फीमेल गैमेट्स। चलो आ जाओ अगला। हाउ मेनी ऑफ द बिलो आर नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ये अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है लैंग्वेज पूछने का, है ना। क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, समझिए आपकी कौन कौन से, एक तो हमने देखा मैच द फॉलोइंग, दूसरा दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इन बीइंग, एक ये लैंग्वेज हो गया, तीसरा लैंग्वेज ये हो गया कि भाई इनमें से कौन सी चीजें, मतलब नंबर काउंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करिए। देखिए सबसे पहली बात है कि नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर, इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, इन विट्रो मेटाबॉलिज्म। अब एक चीज समझो यार, इन विट्रो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया कि हम बात कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिज्म। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इन विवो होता तब चल जाता। तो विट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब, तो यानी ये यहां पर नहीं चलेगा। अगला आ जाओ, रिवर्सिबल ग्रोथ। रिवर्सिबल ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं तो रिवर्सिबल ग्रोथ किसमें होता है, नॉन लिविंग में। ये लिविंग में, लिविंग का तो कैरेक्टर ही नहीं है, डिफाइनिंग छोड़ो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल, रिवर्सिबल ग्रोथ यहां पर गलत हो गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही बात है, सेलुलर, बिना सेल के लाइफ आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। देयर आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हैं, जितने भी नॉन सेलुलर पार्टिकल्स हैं, वायरस, वायरॉइड, प्रायंस, ठीक है, दे शो सिमिलैरिटी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉट फुल फ्लेज्ड, है ना। वो सब याद करिए कैसे हैं, उनको उसको क्या चाहिए, होस्ट चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैं मान रहा हूं कि अगर हम लोग एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको कम से कम क्या चाहिए, एक सेल तो चाहिए ही चाहिए। और अगर मल्टी सेलुलर है तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मजा ही आ गया। तो यहां पर एक तो कंडीशन ये है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। यार सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करता हूं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ये अगेन गलत है, क्योंकि ध्यान रखिएगा सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है, ह्यूमन में। और जब भी मैं डिफाइनिंग फीचर की बात करता हूं तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब यह हो गया कि ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ कहां मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले, और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और इट शुड बी एब्सेंट इन नॉन लिविंग। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, डिफाइनिंग फीचर। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पर, अगले क्वेश्चन पर। कॉन्शियसनेस इज ऑल एक्सेप्ट, कॉन्शियसनेस में सब कुछ होता है एक्सेप्ट क्या। अब देखो ये हो गया अलग लैंग्वेज, है ना, एक्सेप्ट क्या,
यानी इसमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। अब देखिए यहां पर बोला गया है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल सही बात है। एबिलिटी टू सेंस एक्सटर्नल एनवायरमेंट ओनली, ओनली जब भी कहीं पर किसी सवाल में ओनली आए ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ जा सकता है, इट कैन एंड इन बोथ, ठीक है ना, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो एबिलिटी टू सेंस एक्सटर्नल एनवायरमेंट ओनली गलत बात है ना। याद करिए कि भूख लगती है आपको, दैट इज इंटरनल स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म के अंदर से कुछ स्टिमुलस आया है ना। आपको फियर आया, कहां से जनरेट हुआ, अंदर से जनरेट हुआ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो हमारा जो इंटरनल स्टिमुलस है और एज वेल एज एक्सटर्नल स्टिमुलस है, दोनों को सेंस करना और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, है ना। तो ये कहलाता है कॉन्शियसनेस। अच्छा, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। फाउंड इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बिल्कुल इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी, मतलब आप प्रोकैरियोटिक सेल हो, आप यूकैरियोटिक सेल हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है ना। आप में कॉन्शियसनेस है, अगर आप जिंदा हैं आप कॉन्शियस हैं। चलिए अगला स्टेटमेंट है क्या, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर एक ही गलत था, कौन सा, सेकंड वाला। अगला आ जाओ, दो स्टेटमेंट्स पढ़िए, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। ऐसे ध्यान रखना कि हमने अभी एक हायरार्की पढ़ी थी, सेल ऑर्गेनेल्स इंटरेक्ट करते हैं सेल बनाने के लिए, सेल इंटरेक्ट करते हैं टिश्यू बनाने के लिए, टिश्यू इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गन बनाने के लिए, ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गन सिस्टम डेवलप करने के लिए, और ऑर्गन सिस्टम्स क्या चलाते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तब समझो बायोमोलिक्यूल्स की कोई प्रॉपर्टी है, मान लो कार्बोहाइड्रेट, तुम्हारे अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो प्रॉपर्टी तुम्हें सेल में मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। बट क्या सेल की प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट में मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जैसे मान ले कोई ओलिगोसैकेराइड है ना, वो एंटीजन का काम कर रहा है, ठीक, तो वो सेल में मिल रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट सेल में मिल रहा है, तो सेल विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स लोअर कंपोनेंट। मगर लोअर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, लोअर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी आपको अपर कंपोनेंट में मिलेगी, मगर ऊपर वाले की प्रॉपर्टी नीचे वाले में नहीं मिलेगी। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी सेल के अंदर, मगर सेल, जैसे सेल रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट रिप्रोड्यूस करेगा, नहीं, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना, बट रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो लोअर कंपोनेंट है उनकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले कैटेगरी में मिलेगी, मगर ऊपर वाले की प्रॉपर्टीज नीचे वाले में नहीं मिलेगी। ये ऊपर नीचे क्या है, जो आपने कैटेगरीज बनाई थी, जैसे सेल ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो यहां पर स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट बी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, बिल्कुल सही बात है, टिश्यू बड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी सेल में नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही। इंटरेक्शंस एट लोअर हायरार्की लेवल रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। लोअर वाले जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, बड़ी चीज, है ना। तो ये कंडीशन है। अब आ जाते हैं आगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्या मतलब है भैया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा सब, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अगला, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज आर अप्रोक्सीमेटली, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज आर अप्रोक्सीमेटली कितने हैं। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, यानी जिनका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, और
जिनका नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हो चुका है। तो टैक्सोनॉमिक वो स्पीशीज हैं अबाउट विच वी ऑलरेडी नो, राइट। तो यहां पर हम लोग जो डेटा है, ये आपको डेटा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है ना, यानी 17 टू 18 लैक्स, अगर लैक्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो। जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट एंड ऑथर नेम व्हेन प्रिंटेड इज इन विच फॉन्ट रेस्पेक्टिवली। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट कौन सी लैंग्वेज के होते हैं, लैटिन लैंग्वेज के, और वहां पर उनको जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो किस में प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं इटैलिक्स में, और जब हम ऑथर की बात करते हैं तो ऑथर का जो नाम है वो किस में लिखा होता है, रोमन में। तो इटैलिक्स, इटैलिक्स, रोमन, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है। अगला, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये क्या बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैमल्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ही मैंने बोला मैमल, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो एनसीईआरटी के पेज वाली बनी होगी, ठीक है, कि हाँ वहां पर कुछ डायग्राम्स दिए हुए थे, वो सारे कौन है, मैमल्स हैं, ठीक है ना। अपना इमेज बना होगा, अरे यार मैं भी मैमल हूं, ठीक है। अच्छा, जब तुमने एनिमल बोला होगा तो फिर एक बड़ा ग्रुप बना होगा, है ना, जिसमें तुमने ज्यादा चीजें इंक्लूड की होंगी। तो जब तुमने मैमल बोला तो तुमने खुद को इमेजिन किया होगा, चिंपैंजी, ओरांगुटान, एप्स इमेजिन किए होंगे, ठीक है, वेल इमेजिन किया होगा। बट जब तुमने एनिमल बोल दिया तो अब तुम श्रिम्प्स भी इमेजिन कर पा रहे हो, तुम वहां पर जो है कॉकरोच भी इमेजिन कर पा रहे हो, फ्रॉग भी इमेजिन कर पा रहे हो, फिश इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, बर्ड्स इमेजिन कर पा रहे हो। यानी तुम्हारा जो ग्रुप है, इस केस में छोटा ग्रुप, इस केस में बड़ा ग्रुप, और इस केस में सबसे छोटा। तो अब देखो, तीनों वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तीनों वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। क्या कहते हैं? टैक्सॉन। तो एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स, ये क्या हैं? टैक्सॉन्स हैं। और टैक्सॉन्स जो हैं, ये क्या तीनों जो ग्रुप हैं, क्या तीनों का साइज सेम है? बिल्कुल भी नहीं, तीनों का साइज अलग अलग है। एनिमल बहुत बड़ा ग्रुप है, मैमल छोटा ग्रुप है, और डॉग्स बहुत छोटा ग्रुप है ना। तो इनका जो लेवल ऑफ जो ग्रुपिंग है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि तीनों का जो लेवल है वो भी क्या है? अलग है। तो दीज आर डिफरेंट टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल्स। लेवल क्या बताता है? साइज। लेवल क्या बताता है? साइज ऑफ द ग्रुप, है ना। लेवल क्या बताता है? साइज ऑफ द ग्रुप, साइज ऑफ टैक्सॉन, ठीक है। और टैक्सॉन क्या बताता है? कि तुम्हारे ग्रुप में इंक्लूड किसको किया है ना। जैसे डॉग में सिर्फ डॉग को, मैमल में फिर अलग अलग, भाई मैमल तो क्लास हो गई, उसमें फिर जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जितने भी फैमिलीज होंगे, है ना, ये सब इंक्लूड करेंगे। एनिमल में तो फिर काम ही खत्म हो गया, किंगडम लेवल पे हम लोग चले गए। तो लेवल मतलब क्या हो गया? साइज ऑफ टैक्सॉन। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, टैक्सॉन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लेवल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, लेवल, रैंक या कैटेगरी, ये तुम्हें रिप्रेजेंट क्या करता है यार? ये तुम्हें रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द टैक्सॉन। ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? साइज ऑफ टैक्सॉन। तो यानी हमने यहां पर 7 कैटेगरीज बना दी है, ठीक है, बेसिकली 7 रैंक्स बना दिए हैं, 7 लेवल्स बना दिए हैं। ऑब्लिगेट है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, है ना। तो यहां पर जैसे किंगडम हो गया, डिवीजन या फाइलम हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये जो लेवल्स हैं, ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अगर मैं इन ग्रुप्स के बारे में बात करता हूं तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा? किंगडम। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा? स्पीशीज। ये बीच वाले। तो समझो, जब भी मैं छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ मूव करूंगा तो इसको हम लोग याद करो, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं तो क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और अगर बड़े से मूव करें छोटे की तरफ तो क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब दो तरह के कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर
और जनरल, दो दो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। सिमिलर का, सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल जो कॉमन है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ सिमिलैरिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ ह्यूमन एंड अ चिंपैंजी। मानता हूं क्लोज रिलेटिव्स हैं अपने, मगर अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा कंपेयर कर एक ह्यूमन को ह्यूमन के साथ और एक ह्यूमन और चिंपैंजी को, तो ज्यादा सिमिलैरिटी आपको कहां मिलेगी, ह्यूमन ह्यूमन में, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सिमिलैरिटी की बात करते हैं, अगर कॉमन कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम लोग क्लोज रिलेटिव्स के पास चलते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम लोग किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं तो बेसिकली हम लोग क्लोज रिलेटिव्स की तरफ चलते हैं, है ना। यानी फाइलोजेनेटिकली जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे उनको हम लोग यहां पर सेपरेट करते जाते हैं। तो यानी जब आप नीचे आ रहे हो तो जो रिलेटिवनेस है, जो रिलेशन है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, वो बढ़ता जाएगा। यानी उनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉमन होंगे। तो अगर कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, यानी यहां पर जब आप आते हो तो एंसेस्टर्स बहुत क्लोज होते हैं। जब एंसेस्टर्स क्लोज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सिमिलैरिटी, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल कैसे होंगे, मैच कर जाएंगे। और जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो हम ओवरऑल लेते हैं। जैसे मान लो लोकोमोशन, तो ऑब्वियस सी बात है लोकोमोशन कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर, अब लोकोमोशन तो यार मछली में भी है, तुम में भी है, बर्ड्स में भी है ना, स्नेल में भी है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या मिलेगा आपको, लोकोमोशन मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मिलेगी, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये चीजें हैं अपने पास। तो सिमिलर कैरेक्टर्स लिखा हो सकता है या फिर कॉमन कैरेक्टर्स लिखा हो सकता है। अब आ जाते हैं आगे। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन हाउ मेनी ऑफ द बिलो कैरेक्टर्स। कौन से ऐसे टैक्सोनॉमिक स्टडीज हैं जिनको हम पढ़ते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी, देखिए टैक्सोनॉमी दो तरह का था, क्लासिकल एंड मॉडर्न। तो क्लासिकल में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ते थे और मॉडर्न में हम ये सब पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप पढ़ लोगे, है ना, जो उससे पहले क्लासिकल में पढ़ाया जाता था, है ना। इंटरनल में सब कुछ आ गया भैया, इंटरनल में सब कुछ आ गया, एनाटॉमी आ गया, ठीक है, आपका सेल आ गया, डेवलपमेंट प्रोसेस आ गया, ठीक है, यानी आपका जो एम्ब्रियोजेनी है, आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जाइगोट से ऑर्गेनिज्म आप जो बने वो कैसे बने, वो डेवलपमेंट। और उसके बाद फिर है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो यहां पर आप समझिए कि मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में ये सब इंक्लूड होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली ये सब मिलाकर ही आप कहते हो क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। तो यहां पर कितने हैं, 5 स्टेटमेंट हैं और ये पांचों ही हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। अब आपसे पूछा जा रहा है सिस्टमैटिक्स में गलत क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट, एक से ज्यादा का तो केस ही नहीं है, इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टमैटिक्स। चलिए, तो सबसे पहली बात है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, बिल्कुल सिस्टमैटिक्स में हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, यही तो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिस्टमैटिक्स का। सिस्टमैटिक्स में हम लोग सिर्फ ये नहीं बताते कि दो ह्यूमन क्लोज हैं, या मान लो तो हमें पता चल गया कि एक ह्यूमन और एक चिंपैंजी क्लोज रिलेटिव्स हैं, ठीक है, तो यानी क्लोज हैं, इसका मतलब कि हमारे एंसेस्टर्स क्या रहे होंगे, कॉमन। तो अब मैं एंसेस्टर्स खोजने की कोशिश करता हूं, तो जब मैं एंसेस्ट्रल हिस्ट्री खोजूंगा इसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी रिलेशन।
तो मैं सिर्फ यहां पर रिलेट नहीं करता हूं ऑर्गेनिजम्स को, रिलेशन के साथ साथ वहां पर उनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन। सिस्टमा वॉज यूज बाय लीनियस एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन सिस्टमा नेचुरे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट कंसिडर्ड, बिल्कुल गलत बात है। इकोलॉजी भी पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स में, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे सिस्टमैटिक्स का बेसिक मतलब क्या हो गया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो भी आप पढ़ते हो प्लस फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमैटिक्स। अब आ जाते हैं टैक्सॉन। व्हाट इज टैक्सॉन? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, कभी भी ऑल होना तो पूरा देखना, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ना। कैटेगरी और रैंक रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही बात। अगला है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा नहीं कि ह्यूमन बोला तो सारे सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब वी हैव इंडिविजुअलिटी, वी हैव यूनिकनेस, ऐसा नहीं कि एग्रीगेशन है बिल्कुल। जैसे स्लाइम मोल्ड्स में होता है ना सेल का एग्रीगेशन, ठीक है। तो हमारा एग्रीगेशन नहीं हुआ है, हम मॉर्फोलॉजिकल सिंपल एग्रीगेट्स नहीं है। हम लोग एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। वी डू नॉट रिक्वायर, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजिकली, बट हम ऐसा नहीं कि वो फ्यूजन ही हो गया, लेट्स सपोज, है ना। चलो अगली बात, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? लोवेस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बिल्कुल सही बात। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु कैन फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वाह, ये कुछ बातें हैं, ये हमने सुनी हुई थी पहले। एक अंकल आए थे अर्नस्ट मेयर, याद आ रहा होगा आपको, उन्होंने ये बात कही थी। रिप्रोडक्टिवली एंड जेनेटिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज, याद करिए बोला था कि दो अलग स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो यानी वो कैसे हो गए, रिप्रोडक्टिवली सेपरेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या, सेपरेटेड। और जब रिप्रोड्यूस ही नहीं किया आपस में तो कभी भी डीएनए एक्सचेंज नहीं होगा, तो जेनेटिकली भी कैसे हो गए, आइसोलेटेड। तो ये भी सही है। तो बेसिकली ये तीनों जो है ये किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। और इनके डेफिनेशन को हम बोलते क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर अ स्पीशीज, ठीक है। चलो बताइए, वन जीनस, एक जीनस में क्या एक ही स्पीशीज पॉसिबल है या एक से ज्यादा स्पीशीज पॉसिबल है? बिल्कुल ठीक। यहां पर ध्यान रखिएगा, हमारे पास जीनस जो हैं वो दोनों टाइप के अवेलेबल हैं। जो मोनोटिपिक जीनस होते हैं, यानी ऐसे जीनस जिनमें आज की डेट में एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो जिंदा हैं, जो हमारे प्लैनेट पर इस टाइम प्रेजेंटली प्रेजेंट है, तो ऐसे जीनस हैं जिनके सिर्फ एक ही स्पीशीज, जैसा होमोसेपियन है ना, होमोसेपियन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले वाले मत ऐड कर लेना, है ना, कि होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथल्स, तो ये सिर्फ वो लोग हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगला है पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस की अगर मैं बात करूं तो पॉलीटिपिक जीनस में देखिए एक ही जीनस है, उसके क्या है, दो स्पीशीज हैं, इवन दो से भी ज्यादा भी हैं। तो यहां पर हमारे पास दोनों टाइप के जीनस अवेलेबल हैं, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक। देखिए कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई हैं, बट उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको मैं अलग से पीवाईक्यू के अलावा जो मैंने आपको दिए हैं, इनफैक्ट आप अगर आप कहोगे तो मैं वो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा एज होमवर्क, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। और फिर मैं एक बार उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, अलग से। बट अभी फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं पीवाईक्यूज पे। तो ये ध्यान रखना, ये मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है, मगर इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का कंडीशन है। तो यहां
1 एंड 2, दोनों टाइप के जीनस अवेलेबल है अपने पास। ब्रिंजल एंड पोटैटो, बिल्कुल जल्दी से, ब्रिंजल एंड पोटैटो ध्यान रखिएगा, दे आर डिफरेंट स्पीशीज बट दे बिलोंग टू सेम जीनस, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम मेलेंजना, तो यहां पर ये लोग डिफरेंट स्पीशीज हैं और सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं और सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बताइए, मोनोटिपिक का या पॉलीटिपिक का? पॉलीटिपिक का। ठीक है, चलो आगे, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, बताइए फटाफट से बता दो। ये तो बिल्कुल तुम्हारे बाएं हाथ की दाई उंगली के नाखून में जो बैक्टीरिया है उस वो भी कर देगा। लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये तीनों ध्यान रखिएगा स्पीशीज। देखो ये स्पीशीज हैं जो अलग अलग हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट ये सब लोग कौन से जीनस को बिलोंग करते हैं? पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लेपर्ड और पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है ना, तो यहां पर डिफरेंट स्पीशीज, सेम जीनस। फैमिलीज ऑफ प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ, प्लांट्स की जो फैमिलीज हैं किस बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं? दोनों, रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अगला, सोलानम, पेटूनिया, दतूरा, ये सब जो हैं ये क्या है? ये सब क्या है? जीनस हैं, और जीनस अलग अलग हैं मगर ये सभी जीनस एक ही फैमिली में प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, और उस फैमिली का नाम क्या है? सोलनेसी। है ना, ये तो हमें पढ़ना भी है, तो ये आपके फैमिली वाले पार्ट में ये आ जाते हैं। एक तो ये, अगला है पैंथेरा एंड फेलिस, पैंथेरा एंड फेलिस। तो पैंथेरा और फेलिस की अगर मैं बात करता हूं, एनिमल स्पीशीज प्लेस्ड इन सेम जीनस, एनिमल स्पीशीज प्लेस्ड इन सेम जीनस, एनिमल जीनस प्लेस्ड इन सेम फैमिली, एनिमल फैमिलीज प्लेस्ड इन सेम ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर्स प्लेस्ड इन सेम क्लास। अगेन आपके लिए बहुत आसान चीज, पैंथेरा और फेलिस, हम जानते हैं कि ये दोनों ही क्या हैं? जीनस हैं, और ये दोनों जीनस सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। चलिए, कॉन्वल्वलेसी, सोलेनेसी, नाम से पता चल रहा है एसी एसी फैमिली है, तो फैमिली है, और ये फैमिली, ये जो फैमिली है ये दोनों फैमिली किस में है? एक ही ऑर्डर में है। ऑर्डर का नाम क्या है? पॉलीमोनियल्स। ठीक है ना, तो ऑर्डर का नाम क्या है? पॉलीमोनियल्स। ये दोनों फैमिलीज एक ही ऑर्डर में प्रेजेंट है। फेलिडे एंड कैनिडे, फेलिडे एंड कैनिडे, अगेन यहां पर नाम से पता चल रहा है ए ई लगा हुआ है, तो यहां ये जो सफिक्स है ये बता रहा है हमें कि ये फैमिलीज हैं, और ये सब, ये दोनों फैमिलीज कौन से ऑर्डर में बिलोंग करते हैं? ये दोनों ही फैमिलीज सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला, प्रिमाटा एंड कार्निवोरा। देखो ये कार्निवोरा वही ऑर्डर है जिसमें वो फेलिडे और, है ना, फेलिडे था ये वाला, फेलिडे एंड कैनिडे जो हैं वो कौन से ऑर्डर में है? कार्निवोरा। तो प्राइमाटा एंड कार्निवोरा ये क्या है? दोनों ही क्या है? ऑर्डर्स हैं, और ये दोनों ऑर्डर एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। कौन सा है? ममेलिया। चलो आगे,
अब देखिए यहां पर लिखा है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फ्लाइलम, किंगडम। अबव सीक्वेंस इज इन डैश ऑर्डर एंड एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम डैश नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, सॉरी किंगडम नंबर ऑफ, ये यहां पर है दूसरा। तो एक तो आपको ये भरना है और दूसरा ये भरना है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको एक कंडीशन दिखाई थी असेंडिंग और डिसेंडिंग की। तो ये जो है स्पीशीज छोटा ग्रुप, कम लोग हैं, और जब हम लोग किंगडम की तरफ जाते हैं तो यानी बड़ा ग्रुप, ज्यादा लोग हैं। तो जब हम लोग छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं तो ये कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर। कैसा होता है ये? असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते थे, याद करिए। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म वो दूर होता जाता है, उनके एंसेस्टर्स दूर होते जाते हैं, जो क्लोजनेस है वो कम होती जाती है, और क्लोजनेस कम तो सिमिलैरिटी भी कम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, सिमिलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, है ना। अगला करेक्ट स्टेटमेंट, higher the category, greater is the difficulty of determining the relation or to other taxa at same level, hence problem of classification become more complex। बड़ा स्टेटमेंट, अगेन ये भी आजकल एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है सवाल का, जिसमें आपके क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना दिया जाए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कैटेगरी हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, जब कैटेगरी में हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो एंसेस्टर्स के बीच में रिलेशन बढ़ता, जो सेपरेशन है, जो एक रिलेशन है, जो क्लोजनेस है वो कम होती जाएगी। और अगर क्लोजनेस कम होगी तो वहां पर सिमिलैरिटी कम होती जाएगी, और अगर सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो यानी वहां पर अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कॉकरोच के कैरेक्टर्स अलग पढ़ने हैं, ह्यूमन के कैरेक्टर्स अलग है। तो यहां पर तुम्हें जब कैरेक्टर्स अलग अलग हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब काम ज्यादा करना पड़ेगा। व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी? काम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल मतलब काम कम करना पड़ेगा। तो जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं स्पीशीज, अब जैसे मान लो होमोसेपियन, मैंने एक लोगों का लिख दिया, बाकी होमोसेपियंस का अपने आप तुम्हें पता चल गया। मगर कॉकरोच, जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वहां कॉकरोच के अलग कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे, ह्यूमन के अलग कैरेक्टर्स, उनको फिर कंपेयर करना पड़ेगा, क्या वहां पर कोई सिमिलैरिटी है, क्या वहां कोई डिफरेंसेस हैं। तो यानी कॉम्प्लेक्सिटी, काम ज्यादा करना पड़ा, और काम ज्यादा करना पड़ा यानी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर प्रेजेंट इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बढ़िया। टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ट्राइब, है ना। तो ये क्या है? ये ऑब्लिगेट कैटेगरी नहीं है, इसको हम लोग जरूरी नहीं कि क्लासिफिकेशन में यूज करें ही, ठीक है। जैसे वो जो 7 है उनको तो यूज करना ही पड़ेगा, इसको हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते। तो यानी यहां पर ये सारी चीजें सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हर्बेरियम आर करेक्ट? यार ये तो हमने पढ़ लिया है, ये अच्छे से, ये वाला सही है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला भी सही है, सारे सही हैं। क्विक रेफरल सिस्टम किसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज में? फटाफट से याद करिए, किसको बोला था? हर्बेरियम को, है ना। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब देखिए यहां पर सिंपल कुछ चीजें हैं, ये आपको याद रखने हैं डेटा। तो ये तीनों ही डेटा सही हैं, बस बोटानिकल गार्डन जो होता है वो XC2 होता है ना। यानी जो जिन स्पीशीज का जो कैटेगरी है वो थ्रेटेंड है या फिर इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, ऐसे प्लांट स्पीशीज को हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
तो कभी भी अगर आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म को रिमूव करके एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये यहां पर गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर अपना फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर म्यूजियम्स। अब ये देखो यहां पर ये सही है, आप है ना वीडियो पॉज करके और आप खुद इसको अटेम्प्ट करिएगा और फिर देखिएगा। तो स्पेसिमेंस को हम लोग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रख सकते हैं या फिर ड्राई स्पेसिमेन की फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इंसेक्ट को हम लोग बॉक्सेस के अंदर रखते हैं, कैसे, किल किया, कलेक्ट किया और उसको पिन करके बॉक्स में रख दिया, आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है ना। अब मान लो कि आपने 6 साल के 7 साल के बच्चे को अगर वो बॉक्स दिखाया तो वो अगली बार जब भी वो इंसेक्ट होगा और उस इंसेक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता दी, लेट सपोज वो पॉइजनस है, तो उस बच्चे को ये पता रहेगा कि अरे यार ये वाला इंसेक्ट तो हमने म्यूजियम में देखा था, ये पॉइजनस होता है, हमने सीखा था। तो वो कैसा रहेगा, वो क्लासिफाई कर पाएगा उस ऑर्गेनिज्म को और अकॉर्डिंगली बिहेव कर पाएगा। तो लार्जर एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड, है ना, बड़ा ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि किसी होमोसेपियन को ही तुम प्रिजर्व करना चाहते हो फॉर एज अ मॉडल, है ना, तो वहां पर उसको क्या कर सकते हैं, स्टफ कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना, या फिर स्केलेटन्स का कलेक्शन रख सकते हैं। जैसे कि आप अपने मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पर भी आपको एक तरह का वो भी क्या है, जो लैब्स होंगे वो क्या होंगे, एक तरह के छोटे म्यूजियम ही आप समझो। ठीक है, जहां पर आपको कैडेवर में सिखाया जाएगा चीजों को। तो ये कंडीशन है, आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहां सारी चीजें सही है। जूलॉजिकल पार्क प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, बिल्कुल बढ़िया। उनके फूड हैबिट्स क्या होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला, फाइंड द इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू की। अब देखिए पहला ही गलत हो गया, ये सिर्फ प्लांट के लिए की जो है वो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को क्लासिफाई करने में मदद कर सकता है ना, तो ये गलत हो गया। अगला है कॉन्ट्रास्टिंग कपलेट्स, हमने सीखा हुआ है, एनालिटिकल हमने सीखा हुआ है, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये हमने सीखा हुआ है की के अंदर। ठीक है, अब अगला क्या है, इनकरेक्ट मैच। देखिए फ्लोरा क्या होता है, जैसे मान लो कि आप एक शहर में हैं, मान लेते हैं कि आप कोटा में हैं, ठीक है, या आप पटना में हैं, या आप मान लेते हैं इंदौर में हैं। तो आप जो मान लेते हैं आपको एक अपने शहर में कौन से प्लांट्स हैं वो अगर पता करना है तो आप वहां का क्या करो, फ्लोरा ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज फ्लोरा ऑफ इंदौर, तो अगर फ्लोरा ऑफ इंदौर अगर आप या फ्लोरा ऑफ लखनऊ अगर आप ऑर्डर करते हैं तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा कि लखनऊ या इंदौर में कौन कौन से पेड़ हैं, कैसे एरिया में मिलते हैं, यानी उनका हैबिटेट क्या है, क्या वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, क्या वो एक्वेटिक प्लांट है। तो ये अगर आपको जानना है तो आप क्या ऑर्डर करेंगे, फ्लोरा। तो फ्लोरा बेसिकली एक मतलब बहुत ही छोटा सा मतलब एक पिक्चर रहेगा प्लांट का छोटा सा, उसके बगल में उसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन रहेगा उसका हैबिटेट के बारे में, उसके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में। तो बेसिकली आप मान लो एक तरह का इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स प्लांट का, उसके हैबिटेट का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में थोड़ा सा डिटेल्ड कंडीशन होता है। ठीक है, फ्लोरा के कंपैरिजन में मैनुअल में थोड़ा सा क्या होता है, डिटेल्स ज्यादा होते हैं। तो किसी भी एरिया में मिलने वाले अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्पीशीज मिलते हैं और उनके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहते हैं तो क्या है, मैनुअल। तो फ्लोरा एक तरह से इंडेक्स है, बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी आपके ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मैनुअल एक डिटेल्ड कंडीशन है जहां पर आपको ज्यादा चीजें पता, मतलब अगर आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए तो आप फ्लोरा मंगा लीजिए, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, क्लास लेट्स सपोज आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं तो एज अ टैक्सोनॉमिस्ट आप मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चीजें पता चलेंगी किसी भी एरिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में। ठीक है,
अगला है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है, उसके नाम से पता चल रहा है एक टैक्सॉन या फिर एक ग्रुप ऑफ टैक्सॉन। तो लेट सपोज मैं सिर्फ डॉग्स के बारे में एक बुक चाहता हूं, है ना, डॉग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनके बारे में चीजें मैं जानना चाहता हूं, तो मैं क्या मंगा लूंगा, मोनोग्राफ ऑफ डॉग्स। लेट सपोज मैं फैमिली सोलेनेसी के बारे में स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं क्या मंगाऊंगा, मोनोग्राफ ऑफ सोलेनेसी। तो किसी एक टैक्सॉन पर अगर आपको स्टडी करना है, आपको फोकस करना है, तो इसमें बहुत मदद करते हैं कौन, मोनोग्राफ्स। स्पेशली जो रिसर्च कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जो पीएचडी वगैरह करते हैं या है ना, तो उनके ये जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होता है मोनोग्राफ और मैनुअल। ठीक है, अच्छा, अगला है फोर्थ जो है वो कौन सा है, फ्लोरा, एनालिटिकल इन नेचर। बिल्कुल गलत है, ये गलत है। ये जितनी भी किताबें हैं ना, चाहे फ्लोरा हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे मोनोग्राफ हो, चाहे फिर आपका कैटलॉग हो, ये सब थ्योरेटिकल बुक्स हैं। ठीक है, सिर्फ की कैसा होता है, की एनालिटिकल होता है ना। इनमें आपको डायरेक्टली बताया जाएगा कि हाँ भैया ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ये कैरेक्टर्स हैं। और की में क्या है, ऑर्गेनिज्म तुम्हारे पास है और तुम वहां पर उसको मैच करा रहे हो, अच्छा ये वाला कैरेक्टर भी मिल रहा है, ओके, तो आप एनालाइज कर रहे हो, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, है ना। तो यहां पर ऑलरेडी क्लासिफाइड थ्योरी होती है और यहां पर आपको क्लासिफिकेशन करना होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरेटिकल बुक एंड अ एनालिटिकल बुक। ठीक है, अगला अगला, थैंक यू। तो सबसे पहली चीज है कि ये मेरे जीवन का, मेरे करियर का पहला ऑनलाइन सेशन रहा है। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो आई अपोलोजाइज फॉर इट, और थैंक्स अ लॉट, और मे गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स बने, और जो काम आपने किया है उसके, उस पेशेंस के लिए, उस हार्ड वर्क के लिए, उस स्मार्ट वर्क के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए वेरी वेरी ब्लेसिंग्स टू ऑल। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।